Now in this video selected activities will be discussed। ये स्प्रिंग बैलेंस आपके चैप्टर में है, फोर्स से रिलेटेड कंसेप्ट। तो इसमें दो यूनिट्स होती हैं, न्यूटन्स एंड ग्राम्स। आपकी बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी से मैंने कंटेंट जो है लिया है। तो अब यहाँ जो है वेट डिफरेंस बिटवीन टू बिगर मार्क्स। अब जैसे यहाँ 0 and 1 न्यूटन है, ठीक है। द वेट डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन 0 and 1 न्यूटन और बिटवीन 1 न्यूटन and 2 न्यूटन इज 1 न्यूटन, ठीक है। ये देखिए अब 0 to 1, 1 to 2 इस तरह से। हाउ मेनी डिविजन्स, कितने स्मॉलर मार्क्स हैं बिटवीन टू बिगर मार्क्स। तो इन दो बड़े मार्क्स हैं, चाहे वो 0 या 1 के बीच में या 1 या 2 के बीच में, तो 5 स्मॉलर मार्क्स हैं, ठीक है। तो अब इसको यहाँ देखना है कि किस तरह से हम कंसेप्ट को डिस्कस कर सकते हैं। सिंपल है। इसके बाद ये देखिए सबसे छोटा रीडिंग, स्मॉलेस्ट वैल्यू लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो ये हर इस तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, चाहे वो स्प्रिंग बैलेंस हो, स्केल हो, थर्मोमीटर हो, एमीटर हो, तो इन दिस कहले ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस पे जो सबसे बड़ा नंबर लिखा है वो मैक्सिमम मेजरिंग कैपेसिटी होती है। जैसे जो स्प्रिंग बैलेंस है, मैक्सिमम जो भी देखी थी उसका 10 न्यूटन है, ठीक है। वेट, मैक्सिमम वेट 10 न्यूटन। तो ये 0 से 10 न्यूटन तक का वेट नाप सकता है ये स्प्रिंग बैलेंस। रेंज कितनी होती है, यहाँ पे लिखेंगे 0 to 1 न्यूटन, 0 to 10 न्यूटन, ठीक है। सो अब जैसे एक स्टेप्स होते हैं कि सबसे छोटी रीडिंग कैसे निकाल सकते हैं, जिसको लीस्ट काउंट बोलते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो दो बड़े या बोर्ड मार्क्स के बीच का वेट डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो जैसे 0 न्यूटन और 1 न्यूटन के बीच या 1 और 2 न्यूटन के बीच ये 1 न्यूटन का डिफरेंस होता है। इसके बाद इनके बीच में कितनी छोटी लाइन से डिविजन्स हैं, तो 5 डिविजन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 0 न्यूटन और 1 न्यूटन के बीच। और फिर ये फार्मूला लगता है, फार्मूला ये है स्मॉलेस्ट वैल्यू, दो बड़े मास के बीच का जो फर्क है डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिविजन्स की गिनती, ठीक है। तो अभी इसके लिए स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। फर्क 1 न्यूटन है डिफरेंस, और डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 0.2 न्यूटन। तो ये सबसे छोटा वेट 0.2 न्यूटन तक एक्यूरेटली मेजर कर सकती है, ठीक है। इससे कम वेट का फर्क ये स्केल नहीं दिखा सकता। इसके बाद एक ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हर टाइप की स्प्रिंग बैलेंस अलग होती है। हो सकता है कहीं 0 to 10 न्यूटन हो, कहीं 0 to 20 न्यूटन हो, तो उसकी रेंज और स्मॉलेस्ट डिवीजन देखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर डायग्राम दिया है तो सबसे पहले स्केल का मैक्सिमम वैल्यू ढूंढते हैं, ठीक है, रेंज के लिए, और दो बड़े मार्क्स का डिवीजन ढूंढते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने के लिए। अब जैसे एक स्प्रिंग बैलेंस है, उसकी मैक्सिमम रीडिंग 20 न्यूटन है, ठीक है। उसके 0 n और 2 n के बड़े मार्क्स के बीच 10 छोटी डिवीजन्स हैं, ठीक है। 10 छोटी डिवीजन्स हैं, तो रेंज कितनी होगी, रेंज तो जो होती है 0 न्यूटन से 20 न्यूटन हो जाएगी। और स्मॉलेस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अब देखो ये कह रहे हैं ना कि 10 छोटी डिवीजन्स हैं और 0 और 2 न्यूटन, ये है गैप, 0 1 नहीं यहाँ पे। तो 2 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10 न्यूटन इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा इसको ध्यान से देखना। नाउ ये जो एक्टिविटी है, अब आप इसमें देखिए, ये आपके एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर की है और बहुत आसान है। तो हम एक गिलास में, शीशे के गिलास में जो है वो आधा गिलास पानी लेते हैं और उसमें कैल्शियम ऑक्साइड या कोई क्लाइम मिलाते हैं हल्के हल्के। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये चूना जो पान में और पुताई या वाइट वॉश में यूज़ होता है। इसके बाद बहुत तेज़ रिएक्शन होती है बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। तो क्या बनता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्यों, कैसे हम पता करेंगे, बहुत हिसिंग साउंड, एक तरह की सनसनाहट टाइप की आवाज़ आती है, और इसके साथ साथ हीट भी रिलीज होती है गिलास के अंदर से, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। अब इसको एक गिलास रॉड से लगातार हम मिलाते रहते हैं, जिससे वो एक सॉल्यूशन मिलता है, इसे लाइम वाटर कहते हैं। फिर इसको हम छान लेते हैं, फिल्टर इट एंड ऑब्जर्व इट कलर इट्स कलर। तो ये ट्रांसपेरेंट है, देखिए ये पेट्री डिश में रखा है, ट्रांसपेरेंट गिलास की एक प्लेट होती है छोटी सी, एंड कुछ घंटों के लिए इसको छोड़ देते हैं। बीच बीच में अगेन ग्लास रॉड से इसको हिलाते रहते हैं, 1 डेढ़ घंटे बाद, 2 घंटे बाद, हर इस तरह से। और फिर हम देखते हैं कुछ घंटों बाद ये मिल्की या दूधिया हो जाती है। क्यों, इसका रीज़न है कि जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड थी, ठीक है, ठीक है, उसने जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाया ये, और इसके पार्टिकल जो हैं
वो इंसॉल्युबल हैं पानी में, तो इसलिए वो अलग से नज़र आने लगती हैं और दूधिया कर देती हैं इस को पूरे ये जो हम देखते हैं इस तरह का लिक्विड। तो ये बताता है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके उसे मिल्की बना देती है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ ये नेचर ऑफ मैटर के बारे में है, थोड़ी एक्टिविटीज़ में कुछ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। तो वाटर के बारे में आप 3 अलग-अलग कंटेनर्स में अगर भरेंगे तो वॉल्यूम सब में इक्वल है 200 ml, लेकिन जो लिक्विड्स हैं लाइक वाटर वो उस कंटेनर का शेप ले लेती हैं। तो इसमें क्या प्रूव होता है दैट पहली बात ये प्रूव होती है कि लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, और दूसरी बात है दैट लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि लिक्विड्स की वॉल्यूम डेफिनेट होती है, और लिक्विड बह सकते हैं कैन फ्लो बिकॉज उनके जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे पे स्लिप हो सकते हैं, कैन मूव फास्ट वन अनदर इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। ठीक है, तो ये ज़रा इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में डाल दिए। इस तरह से हम ये दिखाएंगे गैसेस के बारे में एक्टिविटी है। तो अब ये गैसेस की एक्टिविटी की क्या प्रूव करती है दैट गैसियस नेचर और स्टेट ऑफ मैटर। तो हम ये गैस जार लेते हैं और अगरबत्ती को लाते हैं जलती हुई, तो ये धुआं इसमें भर जाता है, ऊपर एक ग्लास प्लेट रख देते हैं, फिर इस जार को यानी कि बी को एक ए के ऊपर जो है एक और जार खाली जार बी रख देते हैं, तो ये स्मोक इसमें भी जाती है। ठीक है, तो ये हमें बताती है कि गैसेस की ना तो डेफिनेट शेप या वॉल्यूम नहीं होती है, और जो भी स्पेस अवेलेबल होता है, अब यहाँ से ए से बी में चला गया ये, ठीक है, तो उसमें चले जाते हैं। ठीक है, तो गैसेज आर फ्री टू मूव बिकॉज उनके बीच में जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत वीक होती है। ये मैंने अलग से वीडियो बनाया था पहले, लेकिन मुझे लगा कि ये एनसीईआरटी में डायग्राम अच्छे दिए हुए हैं तो एक बार आपके साथ ये डिस्कस कर लूँ। इसी तरह से आयोडीन, आयोडीन को रख दो एक जार में, ऊपर एक ग्लास प्लेट रख दो, उसमें फिर धुआं निकलना शुरू हो जाता है इस तरह का पर्पल कलर का, क्योंकि आयोडीन होगा, कपूर होगा, इनमें एक प्रॉपर्टी होती है दैट सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली टू जस्ट गैस, सब्लिमेशन इसको बोलते हैं। यही प्रॉपर्टी आपके वो नेफ्थलीन बॉल्स में भी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी तरह से आयोडीन वेपर दूसरे जार में फिल हो जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक सिरिंज लेते हैं, तो हमें डिफरेंस इस्टेब्लिश करना है बिटवीन गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स कि किसको हम ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये सिरिंज जब खाली होती है, आगे ये यहाँ पर हम अपना अंगूठा लगा लेते हैं, प्लंजर, और फिर प्रेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब प्रेस करते हैं तो इन केस ऑफ द सिरिंज फिल्ड विद एयर, तो हम उसको कुछ प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई टू पुश द प्लंजर इनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन, तो जब एयर होती है तो प्लंजर ये अंदर चला जाता है थोड़ा, और जब अगर इसमें हम लिक्विड या कोई सॉलिड भर देते हैं, ठीक है, अगर हम कोई लिक्विड या सॉलिड भरें तो ये प्लंजर अंदर नहीं जाता है। तो ये बताता है तो एयर को हम आराम से कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, और लिक्विड्स को हम थोड़ा ही कंप्रेस कर सकते हैं और सॉलिड को हम बिल्कुल कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसको आप ध्यान रखिएगा जो ऑब्जर्वेशन है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम कैसे प्रूव करेंगे कि हम जो है पानी के अंदर शुगर या सॉल्ट मिला सकते हैं। तो देखिए ये जब हम डिजोल्व करते हैं तो ये वाटर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये शुगर पार्टिकल्स जो भी गैप होती हैं वाटर पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसमें ये एडजस्ट हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए वी कैन डिजोल्व सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट और शुगर इन वाटर। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज़ मैंने इसलिए शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस की, जिससे आपको थोड़ा ये एक तरह से रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, फिर इन केस ऑफ अदर पॉइंट्स, एक और चलते चलते ये एक्टिविटी है, इसमें पानी में हम पोटेशियम परमैंगनेट मिला देते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि ये यहाँ पर लाइनें बननी शुरू हो जाती हैं पर्पल कलर की। ठीक है, तो ये लाइनें पर्पल कलर बनती हैं, ऊपर को जाती हैं, और धीरे धीरे हम देखते हैं ये पूरा लिक्विड पर्पल पड़ जाता है। द रीज़न इज, इसका रीज़न ये है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली जो हैं वो थोड़ा मोशन में रहते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। ठीक है, तो सॉलिड्स के कंपेयर में आर इन कांस्टेंट मोशन। तो पहले वो पार्टिकल्स या जो उसका मॉलिक्यूल है पोटेशियम परमैंगनेट का, उसको अलग करते हैं फ्रॉम जो ग्रेन है, टुकड़ा है पोटेशियम परमैंगनेट का, एंड बाद में हिट दीज पार्टिकल्स, तो इससे वो लिक्विड में ये पार्टिकल जो है मिलने लगते हैं। ठीक है, तो
इन केस ऑफ मेनी सब्सटेंसेज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर, ठीक है। तो जैसे सैंड है इसलिए इनसॉल्युबल है, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं उसको वाटर मॉलिक्यूल्स उनको टकरा टकरा कर अपने साथ पूरे सॉल्यूशन में मिक्स करने लगते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये हमें बताता है दैट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। अगर हम इसको गर्म करेंगे तो ये और जल्दी इसमें डिजॉल्व होगा, ठीक है। तो अगर इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर, ठीक है, ये जल्दी जल्दी जो है ये मिलने लगेगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हीट एब्जॉर्ब करके बहुत तेजी से मूवमेंट करते हैं। तो मॉलिक्यूल चाहे वो सॉलिड के हों, लिक्विड के या गैस के, हीट एब्जॉर्ब करने पर उनकी हीट एनर्जी अगर बढ़ जाती है तो उनकी मूवमेंट भी बढ़ने लगता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।